हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वहां हम बार बार एक ही जिक्र करते हैं कि फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू चार्ज। अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर टू चार्जेस हैं और ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस। हम लोगों ने पढ़ा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी उनमें रिपल्शन फोर्स होता है। अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन फोर्स होता है। लाइक चार्जेस में रिपल्शन, अनलाइक में अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन वो फोर्स कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा। और जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक apparatus के थ्रू, द नेम ऑफ दैट apparatus इज कूलम्ब टोर्शन बैलेंस। टोर्शन बैलेंस के थ्रू एक लॉ डिस्कस किया जिसके साथ हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं कि आखिर दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर ये दो चार्जेस है Q1 Q2 और बोथ आर पॉजिटिव, लाइक चार्ज है, तो हमने देखा था कि उनके बीच एक रिपल्शन लगता है। लेकिन अगर यही चार्ज अनलाइक है, दिस इज पॉजिटिव Q1 एंड दिस वन इज नेगेटिव Q2, तो इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये अब ये फोर्स कितना होगा, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये हमें जिस लॉ से पता चलता है, दैट लॉ इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑन दैट apparatus टॉर्शन बैलेंस, और वो apparatus पे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी कुछ रीडिंग्स ली, ऑब्जर्वेशंस लिए, और कैसे कैसे वो ऑब्जर्वेशन आने के बाद रिजल्ट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, वो कहलाता है कूलम्ब्स लॉ। तो मैं पहले उसकी डिस्कशन करते हैं हम लोग कि उन्होंने क्या किया। कि लेट्स सपोज उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। कैसे किए? एक ऑब्जर्वेशन किया Q1 पे, Q2 पे एंड डिस्टेंस पर, और उस समय पर उन्होंने देखा फोर्स कितना होता है। फोर्स यानी फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस समय पर। सबसे पहले उन्होंने लिया, जब Q1 को उन्होंने Q लिया, Q2 को Q लिया, डिस्टेंस R हुआ, फोर्स कितना होगा। तो उन्होंने फोर्स देख लिया, मान लीजिए आया F। उसके बाद उन्होंने चार्ज को डबल किया, इस चार्ज को 2Q किया, बाकी रेस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं किया। ये भी सेम रखा, ये भी सेम रखा, यानी Q2 भी सेम रखा और डिस्टेंस भी। अब जब उन्होंने देखा तो डिफरेंस आया फोर्स का, और वो हो गया 2F। यहां से क्लियर क्या हुआ कि Q1 को चेंज किया 2Q में, Q2 सेम रखा, R सेम रखा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रखा, लेकिन फोर्स चेंज हो गया। अब उन्होंने फिर से किया, यहां पर Q1 को 4Q किया, Q2 अगेन सेम, डिस्टेंस अगेन सेम। अब फोर्स उन्होंने जब कैलकुलेट करके देखा, तो अब की बार फोर्स कितना आता है, 4F। यहां से आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि Q1 को जैसे जैसे इंक्रीज किया जा रहा है, फोर्स भी उसी तरह से इंक्रीज हो रहा है। मींस फोर्स इंक्रीज हो रहा है जब हम Q1 इंक्रीज कर रहे हैं। ये चीज है। फिर उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, उसमें Q1 को सेम रखा और Q2 को चेंज किया। Q1 सेम रख के चले, R डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच वो भी सेम रखा। Q2 को चेंज किया, पहले Q तो फोर्स F था, 2Q किया तो फोर्स 2F हुआ, 4Q किया तो फोर्स 4F हुआ। इट मींस यहां से ये भी क्लियर होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 आल्सो। जब हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे Q2 इंक्रीज होगा, या Q2 को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा। नेक्स्ट उन्होंने किया कि अब की बार हम वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं Q1 Q2 में चेंज नहीं करते, हम डिस्टेंस में चेंज करके देखते हैं। तो जब R था, फोर्स आया F, अब उन्होंने डिस्टेंस कर दिया 2R। मीन्स पहले दो चार्ज दिए,
जिनके बीच की डिस्टेंस थी r, अब कितना हो गया 4r, वो 2r। जब ये डिस्टेंस 2r किया तो फोर्स मेजर करने में आया F/4। फोर्स 4 टाइम्स कम हो गया, जबकि हमने डिस्टेंस को डबल किया। अब उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस को 3 किया, 3 टाइम्स किया, लेकिन फोर्स कितना आया F/9। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि फोर्स डिक्रीज होता है जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। और कितना डिक्रीज होता है, 1/r² की टर्म्स में डिक्रीज होता है। मींस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो कुलम्ब ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिस तरह से किए और करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं, जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, मैं उसको डिस्कस करता हूं। उसमें थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि कुलम्ब्स के अकॉर्डिंग टू कुलम्ब, जैसे हम कहते हैं ना फिजिक्स इज अ लॉ ऑफ नेचर, और नेचर में सबसे बड़ी लॉ होती है सिमेट्री। तो जब हमने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा था तो वहां था Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मास। तो यहां कुलम्ब्स ने भी यही पॉइंट लिए। नंबर 1, फोर्स F, electrostatic force between the charge, is directly proportional to the product of charge Q1 and Q2. क्लियर? उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 2, सेकेंड लॉ क्या थी कि Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, is inversely proportional to the square of the distance between these two. यहां क्या था, अगर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये 2 स्टेटमेंट दिए। और थर्ड स्टेटमेंट क्या था कुलम्ब्स का, कि जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन पर लगेगा, या तो इस लाइन के टुवर्ड्स ईच अदर या फिर अवे फ्रॉम ईच अदर, या इधर डायरेक्शन में लगेगा। यानी दिस फोर्स इज ऑलवेज ऑन द लाइन विच जॉइन द टू चार्जेस। दिस फोर्स is always on the line joining two charge, जो इन 2 चार्ज को ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर लगेगा ये फोर्स। जब हम इसको कंबाइन करेंगे, अब इसको अलग अलग रख के तो काम चलता नहीं कि Q1 Q2 से देखें और r² से देखें। तो जब इन दोनों को ज्वाइन किया गया, हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q1 Q2 अपॉन r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। बेसिकली दिस इज कुलम्ब्स लॉ। यहां पर एक चीज और है कि जो कुलम्ब्स लॉ है, यहां पर चार्जेस जो हैं वो हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मींस उनका साइज, चार्ज पार्टिकल का, चार्ज बॉडी का साइज उनकी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। हम अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन या लार्ज बॉडीज को नहीं ले रहे, केवल पॉइंट चार्ज के ऊपर बात की जा रही है। अब ये जो रिलेशन आया, देखिए ये जो रिलेशन आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पर कोई रिलेशन नहीं आ रहा क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, और जब हम इस ऐसे में इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 अपॉन r²। अब जो प्रॉब्लम है वो है वैल्यू ऑफ K, कि इस K की वैल्यू क्या होगी। यहां पर K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कुछ भी कह सकते हैं। और इस K की वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ K।
क्लियर हो रहा है? यहां पर हम बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। इट मींस इट फॉलोज ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है ये K, इसकी वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा देखने में आई हमारे पास, वो क्या आती हैं कि ये कूलम्ब्स फोर्स की वैल्यू हर जगह सेम नहीं थी। मींस यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और आया कि जब इस फोर्स की वैल्यू हम लोग एयर में रखते हैं या फ्री स्पेस में है, तो ये फोर्स की वैल्यू कुछ आ रही है, लेट सपोज F1 आती है। लेकिन जब सेम चार्जेस को हम लोग किसी और मीडियम में रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू कुछ और आती है, दोनों की अलग अलग आती है। यहां पर आई F, यहां पर आई F डैश। इसका मतलब क्या हुआ? जबकि हमारे पास हमने क्या देखा, चार्ज दोनों Q1 Q2 हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है। फोर्स F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज भी सेम थे, डिस्टेंस भी सेम थी, फिर ऐसा क्यों हुआ कि फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू F आई और मीडियम के अंदर रखने पर F डैश आई? इट मींस ये जो कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी वैल्यू जो 9 × 10⁹ हम बात करते हैं, K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर पढ़ते हैं, ये फ्री स्पेस में होती है। फ्री स्पेस। लेकिन मीडियम में जाने पर क्या इफेक्ट आया? हमने क्या देखा कि जब हमने इन्हीं सिस्टम को किसी मीडियम के अंदर रखा तो फोर्स कुछ कम हो गया। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो चार्ज थे Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी R। उसके बाद जब हमने इनको फ्री स्पेस में रखते हैं तो फोर्स तो आता है 100 न्यूटन का। लेकिन जब इसी चीज को मैंने किसी मीडियम के अंदर रखा तो फोर्स हो गया 80 न्यूटन का। इट मींस इसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कम हो गई। मीडियम में जाने के बाद ये K पर कुछ इफेक्ट आया जिसके कारण इसकी वैल्यू कम हुई। जो इफेक्ट आता है वो इफेक्ट को हम कहते हैं परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या चीज है, थोड़ा सा इसके लिए डिस्कस करूंगा, फिर मैं इसके की जो एग्जैक्ट वैल्यू बन के आती है वो बताएंगे कि परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी बेसिकली इफेक्ट ऑफ फोर्स है। कैसे? मान लीजिए एक ये दोनों जो हमने कहा फ्री स्पेस में रखे तब फोर्स था F, और जब इनके बीच में कोई मीडियम आ गया उसके बाद आया F डैश। तो ये जो चेंज इन इफेक्ट हुआ, ये इफेक्ट जो आया, फोर्स पहले F था फिर F डैश हुआ, ये जिस चीज के कारण आया दैट इज नोन एज परमिटिविटी। परमिटिविटी इज ए मेजर ऑफ ए मीडियम। किसी भी मीडियम का वो मेजर है बाय विच यू कैन स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि उस मीडियम का कितना इफेक्ट पड़ रहा है उस फोर्स के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं इस K की वैल्यू क्या होती है। तो K की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं बेसिकली 1/4πε0, where this epsilon naught is called permittivity of free space, which is called permittivity of free space। और epsilon naught की वैल्यू क्या होती है? epsilon naught is equals to 8.85 into 10⁻⁻12, 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आती है आपकी परमिटिविटी की। लेकिन एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, व्हाई दिस, ये ऐसा ही क्यों है? K की वैल्यू 1/4πε0 है, हमने कहा क्यों है, इसको थोड़ा सा समझेंगे क्यों है। जैसे कि दोनों तरफ बात करते हैं। पहली बात है, हमने अब तक जो पढ़ा कैसे क्या चीज थी
अभी तक हम लोगों ने देखा कि फोर्स है वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू पड़ी 9 इंटू 10⁻⁹ फ्री स्पेस में, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इन फ्री स्पेस, जिसका मतलब ये हुआ कि मीडियम के अंदर इसकी वैल्यू अलग अलग होती चली जाती है। अब हम कह रहे हैं इस K की वैल्यू एक और है, वो क्या है? K की वैल्यू है 1/4πε0। जहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको मैंने नाम दिया परमिटिविटी, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब हम बात करेंगे परमिटिविटी का इफेक्ट क्या है और इसके 4π एप्सिलॉन वो वैल्यू कहां से आई। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेता हूं, हमारे पास जो चार्ज होता है वो चार्ज कुछ इस तरह से होता है कि दिस इज अ चार्ज, एक स्फेरिकल बॉडी हो गई, और जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट या फोर्स का इफेक्ट होगा वो कैसे होगा? चारों तरफ होगा इसके, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी, लाइक दिस। ये एक चार्ज है, चार्ज बॉडी है, इस पर जो फोर्स का इफेक्ट होगा इसके चारों ओर निकलेगा, ये सब तरफ। अगर सब तरफ निकलेगा तो इस बॉल का जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया पे डिपेंड करेगा सारा फोर्स। और इसका जो सॉलिड एंगल होता है, जो हमने 11th में पढ़ा था, सॉलिड एंगल कितना होगा? 4π। इट मींस 4π सॉलिड एंगल पर हमारा फोर्स इफेक्टेड है। लेकिन टेस्ट चार्ज जिस पर ये फोर्स लगा रहा है उस पर कितना जाएगा? इन सब में से यहां पर जाने वाली लाइन कौन सी है? कोई एक। इसका अपना था 4π, लेकिन यहां तक कितना पहुंचा? 1। तो इसके रेस्पेक्ट में कितना हो गया ये? दिस। अब इस यानी 4, ये तो आया यहां से। अब सेकंड पॉइंट कहां से आता है? सेकंड पॉइंट के लिए हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी के लिए जब हमने फ्री स्पेस में थे, दो चार्ज पार्टिकल लिए, एक ये एक ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस r, मैंने एक मीडियम रखा, यहां से इसका इफेक्ट मान लीजिए 100 था, पहुंचता है 20, तो 80 लेस हो गया, यहां पर 80 यहां पर लेस हो गया। तो 80 क्या है? 80 है इसकी परमिटिविटी, जिसने इसको इफेक्ट किया और फोर्स यहां तक 20 पहुंचाया। तो इफेक्टेड फोर्स कितना पहुंचा है? 20। इसकी परमिटिविटी कितनी है? 80। नेक्स्ट मैंने इसी अरेंजमेंट को दूसरे में रखा, यहां से 100 मीडियम, 150 पहुंचता है, तो मीडियम पे कितना हुआ? 50। आप एक चीज देख रहे हो कि मैं कह रहा हूं परमिटिविटी यहां 80 है, इफेक्टेड फोर्स कितना है? 20। परमिटिविटी 50 है, इफेक्टेड फोर्स कितना हो गया? 50। जैसे जैसे परमिटिविटी घटी, डिक्रीज हुई, इफेक्टिव फोर्स इंक्रीज हुआ। इसका मतलब कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, और परमिटिविटी का साइन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। इसलिए हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यू k डिफाइन करी, एंड द k इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर k की वैल्यू क्या आई? 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो अब फोर्स कूलम्स लॉ को हम लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर इसकी पूरी की वैल्यू है K, दैट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन क्या होगी, हम इसकी बात करते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी? डायमेंशन के लिए
आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाइए, एफ नीचे आएगा, देन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। डायमेंशंस निकालने के लिए हम सबकी डायमेंशन रखेंगे। तो Q1 चार्ज होता है Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो गई, एम्पियर के लिए A, टाइम के लिए T। सो डायमेंशन आएंगी A स्क्वायर T स्क्वायर चार्ज के लिए। फोर्स की होती है MLT-2 और लेंथ की होती है L, तो ये हो गया L2। नाउ सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट dimensional formula of epsilon permittivity is m to the power -1, ये ऊपर जाएगा, -1 हो गया। L की बात करते हैं, यहाँ L की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो L to the power -3। अब T की पावर यहाँ -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगी, देन T की पावर 4 A स्क्वायर। So this is the dimension of permittivity. So this is about the simple formula and information about this formula, Coulomb's law. Thank you.